हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, अगर दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तब दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। हम लोग देखे थे कि अगर दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दोनों कंडक्टर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दोनों कंडक्टर के बीच में एक रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स क्यों जनरेट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, और ये फोर्स डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकफुल टॉपिक को लेकर। अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो इस लूप के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, यानी कि इस लूप के ऊपर क्या कोई फोर्स एक्टिंग होता है। अगर फोर्स एक्टिंग होता है तो कब, किस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग होगा, किस कंडीशन में मिनिमम फोर्स एक्टिंग होगा। अगर फोर्स एक्टिंग होगा तो इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, क्या इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना टॉर्क इस लूप के ऊपर लगेगा, ये कैसे डिटरमाइन करोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लॉजिकफुल है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर इसको आपका इसके बारे में क्लियर नॉलेज रहेगा तो डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आप अभी जान जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं, अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप, याद रखना करंट कैरिंग लूप, ऐसा नहीं कि आप किसी भी डेड लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हो तो उसमें कोई इफेक्ट करेगा। करंट कैरिंग लूप होना चाहिए, तब उसमें इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये अगर किसी मैग्नेट का साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास होगा। ये आप लोग जानते हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल में से साउथ पोल की ओर ऐसे पास होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ, यानी कि लेफ्ट से राइट। आप देख रहे हो लेफ्ट से राइट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो बी का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग लूप को प्लेस करोगे। तो हम लोग 2-3 कंडीशन को लेके डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो पहले एक लूप को मैं, एक रेक्टेंगुलर लूप को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले लेता हूं, एक रेक्टेंगुलर लूप को ऐसे ले लेता हूं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है। तो ये अगर लूप है तो इसमें से करंट कैरिंग लूप, तो इसमें से करंट भी फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सर्कुलेट हो रहा है इस लूप में से। तो अभी मैं, ताकि हम लोगों को क्लियरली समझ में आए, इसीलिए हम लोग ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लाइन है, ये हम लोग मिटा देते हैं ताकि हम लोग का समझने में क्लियर हो। तो इसको हम हटा देते हैं, डिलीट करते हैं। तो
तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि बी का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की ओर। तो अभी आप इसको ऐसे प्लेस किए हो, ये जो लूप आपने प्लेस किए हो एक रेक्टेंगुलर इन शेप है, इसीलिए इसका जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं एल से कंसीडर कर रहा हूं, एल से डिनोट कर रहा हूं, ये एल है। तो ये एक कंडक्टर है। पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। तो अगर ये एल लेंथ का कंडक्टर है, ये भी एल लेंथ का ही कंडक्टर है, तो इसका भी लेंथ एल है। हम लोग कंडक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको L1 लिखते हैं, इस कंडक्टर को L2 लिखते हैं, ताकि ये दोनों अलग अलग कंडक्टर है, बल्कि L1 इक्वल्स टू L2 है, L1 इक्वल्स टू L2 है, क्योंकि लेंथ इक्वल है, रेक्टेंगुलर। और इसका जो ब्रेथ है, ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, तो इसको ब्रेथ को हम B से आइडेंटिफाई करते हैं, B। तो ये भी B है, तो ये दोनों अलग अलग कंडक्टर है, इसीलिए इसको B2 लिखते हैं और इसको B1 लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी देखो, मैंने मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 3 के क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करोगे, जैसे कि मैंने ऐसे दिखाया था, याद करो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस फील्ड में एक कंडक्टर को आप प्लेस किए हो, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्टिंग होगा, एक फोर्स एक्टिंग होगा। ये जो फोर्स एक्टिंग होगा, कितना फोर्स एक्टिंग होगा, उसका जो फॉर्मूला था याद करो, एफ इक्वल्स टू वी आई एल साइन थीटा। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये है आई। और लेंथ यानी कि ये कंडक्टर का जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है, उसी लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और ये साइन थीटा क्या है? ये जो थीटा है, ये थीटा होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो एंगल, ये है थीटा। यानी कि अभी आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि अभी इस कंडक्टर में जो थीटा है, इस कंडक्टर एंड यानी कि लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर थीटा एंगुलर डिस्टेंस, ये थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड लेंथ वेक्टर, ये भी आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल है, ये होता है थीटा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है फोर्स डिटरमाइन करने का, वो है एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। तो अभी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देखो कि ये चारों अलग अलग कंडक्टर है, चारों बल्कि ये लूप बनाया है, लेकिन ये चारों कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग फोर्स देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ईच कंडक्टर कैरिंग अ अमाउंट ऑफ करंट। तो प्रत्येक कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, किस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे कि L1 कंडक्टर जो है, L1 कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्टिंग हो रहा है। तो L1 कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है देखेंगे। L1 फोर्स ऑफ L1 कंडक्टर, फोर्स ऑफ L1 कंडक्टर, B I
एल साइन थीटा। अभी देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि सभी के सब कंडक्टर सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही प्लेस किया गया है। तो बी तो सभी के बी सेम ही होगा। सभी कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का जो इक्वेशन है बी, ये बी सब कंडक्टर के ऊपर सेम इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई करेगा। तो बी आई क्या बोलते हो, देखो इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बी आई। लेंथ के बारे में अगर कहोगे तो ये एल, क्योंकि ये इस कंडक्टर का फोर्स डिटरमाइन कर रहे हैं हम, इसीलिए ये L1 हो जाएगा। और साइन थीटा, अभी देखो कि साइन थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के साथ करेंट का जो एंगल है वो है थीटा। अभी आप क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, और करेंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो ये कितना एंगल मेड किया है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, अब जानते हो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसीलिए L1 कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा BIL साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, इसीलिए BIL। अभी BIL1 है ये। अभी देखते हैं कि ये L2 कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है। चलिए L2 कंडक्टर के ऊपर, यानी कि FL2, इसमें कितना फोर्स लगेगा, इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला BIL साइन थीटा। तो B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B सेम ही है, B I सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो I, ये जो L है ये इस कंडक्टर का लेंथ है, L2 है, और साइन ये भी 90 डिग्री में है। देखो करंट इधर पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो ये भी 90 डिग्री, करंट इधर पास कर, B इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर पास कर रहा है, करंट इधर जा रहा है इस कंडक्टर में से। देखो तो कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अभी क्या आप ये लिख सकते हो कि इसको देख के FL1 इक्वल्स टू FL2, क्योंकि मैंने पहले ही बताया L1 यानी कि लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। अगर लेंथ इक्वल है तो फोर्स इन दिस कंडक्टर एंड इक्वल्स टू फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, तो ये इक्वल है। अभी फोर्स इक्वल हुआ, चलो देखते हैं कि इस फोर्स का डायरेक्शन, इसमें जो फोर्स लगेगा इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो मैंने क्या बताया, अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो आप दो लॉ अप्लाई कर सकते हो, एक है राइट हैंड पाम रूल और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कंपैरेटिवली राइट हैंड पाम रूल इजी है। आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में आपका ये चारों उंगलियां रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में आपका ये चारों उंगलियां रखोगे, और करेंट की डायरेक्शन में ये थंब रखोगे। तो ये पाम जिधर शो करेगा, पाम जिस डायरेक्शन में शो करेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रहा है और करंट किधर जा रहा है, ऊपर इस कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये डिटरमाइन कर रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है और करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखो पाम किधर शो कर रहा है, बोर्ड की अंदर की ओर, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा, ऐसे करके फोर्स लगेगा, बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा। अभी चलो देखते हैं कि ये L2 कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगता है।
आप देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में आपका ये चारों उंगलियां रखो और करंट का डायरेक्शन में आपका ये फिंगर रखो। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है। देखो करंट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपका ये जो हाथ है ये घुमा दीजिए। तो घुमा देने से क्या हुआ? अभी तो सही है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो पाम क्या बता रहा है? फोर्स किधर लगेगा? आउटसाइड। फोर्स लगेगा आउटसाइड, यानी कि बोर्ड से ऊपर, बोर्ड से बाहर की ओर आएगा फोर्स। तो एक चीज देखो, फोर्स इन ऑन दिस कंडक्टर एंड फोर्स ऑन दिस कंडक्टर आर इक्वल बट ऑपोजिट, इक्वल बट ऑपोजिट। तो ये फोर्स अंदर की ओर जा रहा है, ये फोर्स बाहर की ओर आ रहा है। तो क्या ये जो लूप है, इस लूप को आप इधर पकड़ो, बाहर की ओर खींचो, इधर पकड़ो, अंदर की ओर खींचो, तो क्या ये लूप घूम जाएगा? घूमेगा ना? क्या ये लूप घूमेगा? तो चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए ये है लूप। तो ये अगर लूप है तो इस कंडक्टर के ऊपर बाहर की ओर फोर्स आ रहा है, इस कंडक्टर के ऊपर अंदर की ओर फोर्स आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये बाहर जा रहा है, ये फोर्स, ये फोर्स बाहर है, ये फोर्स अंदर की ओर है। तो ये ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा। तो अभी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? अंदर की ओर, अंदर की ओर। देखो अंदर की ओर जा रहा है, इस कंडक्टर के ऊपर बाहर की ओर जा रहा है। तो ये दोनों फोर्स के अंदर, ये दोनों फोर्स के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यानी कि फोर्स एक इधर जा रहा है, फोर्स एक इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये दोनों फोर्स के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लाइन इधर है, ये फोर्स लाइन इधर है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इधर है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है। ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कह दिया मैंने कि ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स, दोनों फोर्स के अंदर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो क्या ये डिस्टेंस, इस लूप का जो ब्रेथ है, इस लूप का जो ब्रेथ है, क्या ये ब्रेथ नहीं है? हाँ, डिस्टेंस है इस लूप का ब्रेथ। अभी इस सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं, इस सिचुएशन, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये डिस्टेंस घट जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में है, देखो इस सिचुएशन में है अभी, तो ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर आ रहा है। तो अगर ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो ये दोनों फोर्स के अंदर डिस्टेंस कितना है? इतना ही है, इतना ही है। तो अगर इतना है, क्या ये ब्रेथ नहीं है? क्या ये ब्रेथ नहीं है? क्योंकि मैंने देखा है, ये अगर लूप है तो ये दोनों, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स के अंदर? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। ऑपोजिट तो है ना, इस फोर्स अंदर की ओर आ रहा है, ये बाहर की ओर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। तो आपने क्यों इतना बात कह दिया मैंने? क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि ये लूप घूमेगा, ये लूप घूमेगा, क्योंकि इधर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर बाहर की ओर। लूप अगर घूमेगा, लूप अगर घूमेगा तो टॉर्क एक्टिंग हो रहा है। देखो फोर्स तो हो रहा है, फोर्स को मैंने निकाल लिया है। अभी ये दोनों फोर्स इक्वल भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो टॉर्क कितना होगा? देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। तो टाउ इक्वल्स टू, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। इसको अभी इधर ही छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे इधर। तो इसके ऊपर तो फोर्स हम लोगों ने देख लिया। अभी देखेंगे कि ये B1 कंडक्टर ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, B2 कंडक्टर ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस B1 एंड B2 में कितना फोर्स लगेगा ये डिटरमाइन करेंगे। किधर करें? इधर करें। फोर्स ऑन B1 कंडक्टर, फोर्स ऑन B1 कंडक्टर कितना लगेगा? BIL साइन थीटा। देखो तो B है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, I तो सेम ही है, तो I लेंथ कितना है? देखो लेंथ कितना है? B1 इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? B1। तो ये हो जाएगा B1 और साइन थीटा, मैंने क्या बोला? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? उधर ही जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है B, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, देखो एंगल है 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रहा है, करंट भी उधर जा रहा है, तो एंगल है साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो ये फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि B1 में अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस कंडीशन में B1 कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अभी चलते हैं B2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन B2 कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सेम ही फॉर्मूला है, BIL लेंथ ऑफ द कंडक्टर साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो चलिए B मैग्नेटिक फील्ड, I L कितना है? L कितना है? इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? B2 साइन थीटा। देखो करे मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट किधर? इधर आ रहा है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि एंगल 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो ये B2 कंडक्टर में भी फोर्स 0 हो जाएगा। फिलहाल अभी B1 एंड B2 के ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं होगा। फोर्स जो एक्टिंग होगा वो L1 एंड L2 कंडक्टर के ऊपर होगा, और ये दोनों फोर्स इक्वल होगा एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। बट इसके अंदर, दोनों फोर्स के अंदर, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो दोनों फोर्स के अंदर ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टॉर्क कैलकुलेशन करने के लिए। टॉर्क कैलकुलेशन करने के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसके ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इस लूप के ऊपर कितना, क्योंकि मैंने बताया कि इसको इधर बाहर खींचोगे, इसको अंदर की ओर खींचोगे तो ये घूमेगा। अगर घूमेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है, तो कंडक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क के बिना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फोर्स कितना है? BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो BIL साइन थीटा फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? मैंने क्या बोला? क्या ये ब्रेथ नहीं है? ब्रेथ ही है उस लूप का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सिचुएशन में। तो ये हो जाएगा B
बी, असल में बी साइन थीटा होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है पूरा बी ही है, मैं बता रहा हूं इसके बारे में। तो अभी चलो, ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा क्या है? ये साइन थीटा है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के अंदर जो एंगल है, ये है थीटा। तो ये 90 डिग्री है। मैंने पहले ही बताया कि टॉर्क तो इन दोनों में लग रहा है ना, तो ये 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि बी आई एल इंटू बी? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बी साइन थीटा लिखते हैं। मैं बता रहा हूं क्यों ये मैं बता रहा हूं। साइन थीटा, बी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है? देखो, दो फोर्स है, एक बाहर की ओर जा रहा है, एक अंदर की ओर है। तो इसके अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के अंदर, ये है अभी इस कंडीशन में इस लूप का ब्रेथ। तो अगर इस ये लूप अगर ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा, ये अंदर की, सपोज दैट ये अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर, तो लूप ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। इधर बाहर की ओर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, इधर अंदर की ओर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, तो ये लूप ऐसे करके घूमेगा। तो अगर ऐसे करके घूमेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। तो तब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के अंदर, तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इसको बी साइन थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो अभी एक बात देखो, मैं बताऊंगा साइन थीटा के बारे में, मैं बताऊंगा कि बी आई ये जो एल एंड बी है, क्या ये इस लूप का लेंथ एंड ब्रेथ नहीं है? एल लेंथ ऑफ द लूप, बी ब्रेथ ऑफ द लूप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया हो जाता है, बी आई ए और साइन थीटा, तो बी आई ए साइन थीटा। अगर ये टॉर्क टाउ एक लूप में अगर इतना टॉर्क लगेगा, एक लूप में, ये तो एक सिंगल लूप है, तो अगर एक लूप में इतना टॉर्क लगेगा, मान लीजिए n नंबर ऑफ लूप आर देयर, तब कितना टॉर्क लगेगा? एक लूप में अगर इतना टॉर्क लगेगा तो n नंबर ऑफ लूप में, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना टॉर्क लगेगा? यानी कि टाउ ऑफ n टर्न्स इक्वल्स टू क्या होगा? n बी आई ए साइन थीटा। क्या ए नहीं होगा? n टर्न्स में कितना टॉर्क लगेगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अभी ये बन जाएगा n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला। तो अभी एक बात बताना चाहता हूं मैं, किधर बताऊं? चलो, ये तो B1 B2 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको मिटाते हैं। तो इस फॉर्मूला को इधर लिखते हैं, टाउ इक्वल्स टू बी आई एन ए साइन थीटा। इन नंबर ऑफ टर्न्स में इतना टॉर्क लगेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करेंट, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप, साइन थीटा क्या है? वो जो ये साइन थीटा क्या है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्चुअल में बी साइन थीटा था, तो साइन थीटा को हम लोग कैरी कर रहा है। तो अभी ये जो आई एन एंड इंटू ए है, ये असल में मैग्नेटिक मोमेंट है,
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देख, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अभी मान लीजिए ये लूप है, तो हर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देखो, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इस कंडक्टर की सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सर्कुलर इन शेप। इस कंडक्टर में से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के सराउंड में भी एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस कंडक्टर में से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अभी देखते हैं कि ये लूप ऐसे है, तो इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो किस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे हम लोग, किस रूल को अप्लाई करेंगे? ये थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और रिमेनिंग फिंगर्स को कॉल करो। देखो किधर जा रहा है? अंदर की ओर। इस साइड में अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड अंदर की ओर जा रहा है। इस कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपका फिंगर को उधर रखो और देखो, कॉल करो, किधर जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। इस कंडक्टर में से करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो देखो नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, इसको इधर रखो, तो अंदर देखो, अंदर जाके इधर से निकल रहा है, तो इसमें भी अंदर की ओर जा रहा है। इस कंडक्टर में से ऐसे करंट फ्लो हो रहे हैं, यानी कि अंदर। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अभी मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है बाई ऑल कंडक्टर, ये बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का अमाउंट कितना है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर इनटू लूप एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर इनटू लूप एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये एक वेक्टर है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड बी वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर I इंटू ए, यानी कि जितना करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना बढ़ेगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये हर टाइम मैग्नेटिक मोमेंट जो एरिया होता है, इस एरिया के साथ 90 डिग्री में होता है। कैसे समझोगे इसको? मान लो कि ये लूप का एरिया है, तो इसमें आप क्या करोगे? एक पेन को, एक मिनट, इसमें अब एक पेन को ऐसे करके इंसर्ट कर दो, ऐसे करके पेन को इंसर्ट कर दो। तो ऐसे करके अगर इंसर्ट करोगे तो क्या है? इस कंडक्टर की वजह से, देखो ये ऐसे करके इंसर्ट करोगे, इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इस कंडक्टर की वजह से इधर है, इस कंडक्टर की वजह से इधर है, इस कंडक्टर की वजह से इधर है। तो ये लूप अगर घूमेगा, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट भी घूमेगा? हाँ। तो ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर के साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट हर वक्त 90 डिग्री में रहता है। देखो 90 डिग्री, लूप अगर घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी घूम जाएगा। अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हो? अभी आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड उधर है बी, और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर कितना एंगल? अभी 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उधर है, मैग्नेटिक मोमेंट बोर्ड के अंदर की ओर है। क्योंकि अभी लूप जो है ऐसा प्लेस किया गया है। लूप को अगर ऐसे थोड़ा घुमाओगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री में नहीं रहेगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना
एंगल बढ़ेगा, जितना एंगल बढ़ेगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। ये बात याद रखना है। ये जब 90 डिग्री में था, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो जब ये 90 डिग्री में था तब मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा। जब ये लूप को अब थोड़ा सा घुमाओगे, लूप को अगर थोड़ा सा घुमाओगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी, इसका भी डायरेक्शन, क्योंकि ये हर वक्त एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री है, तो एरिया वेक्टर, एरिया अगर घूम जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी रोटेट हो जाएगा, तो तब एंगल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। जब इधर था तो 90 डिग्री था, जब इधर आया रिड्यूस हो गया, इधर आया और भी रिड्यूस हो गया, इधर आया और भी रिड्यूस हो गया, इधर आया और भी रिड्यूस हो गया, देखो जीरो हो गया। अगर ऐसे रहेगा लूप, ऐसे रहेगा लूप, तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, बात तो सेम ही है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी जीरो होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा तब फोर्स जीरो हो जाएगा, कि नहीं होगा। देखो अभी जब लूप ऐसा हो जाएगा, लूप जब ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए लूप अब ऐसा है, तो अगर ऐसा है लूप, तो इस कंडक्टर के ऊपर ये एलॉन कैसे था, ऐसे था, तो ऐसे करके घूम गया, ये L2 है और ये अंदर की ओर L1 है, बाहर L2 है, अंदर L1 है। अभी देखो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये कंडक्टर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, करंट, ये L2 कंडक्टर है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। इस साइड में किधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, करंट L1 कंडक्टर, ये है L1 कंडक्टर, क्योंकि ये ऐसा था, ऐसे करके घुमा दिया आपने, ऐसा था ऐसे करके घुमा दिया, तो इसका करंट ऊपर है, तो करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर, तो ये दोनों फोर्स के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है रहेगा। तब देखो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स अंदर की ओर, तो दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि सेम प्लेन है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, देखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, इधर से आप बाहर खींचो, इधर से अंदर की ओर खींचो, इसका कोई मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है। और एक बात है कि ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, सेम लाइन में है, इसके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस होता अगर एक फोर्स इधर बन रहा है, 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 ये दोनों के अंदर तब डिस्टेंस रहता है, परपेंडिकुलर। अभी दोनों फोर्स देखो ऐसे करके एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि बी साइन 0 डिग्री, ब्रेथ इंटू साइन 0 डिग्री, ब्रेथ इंटू साइन 0 डिग्री, तब फोर्स तो रहेगा, लेकिन टॉर्क क्या बोला मैंने, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इस दोनों के अंदर कोई परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे कोई दूरी है क्या, डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। क्या समझा रहा था मैं अभी, ये INA, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर एंड एरिया।
तो अगर एक टर्न रहेगा तब मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए। अगर n नंबर ऑफ टर्न रहेगा, n नंबर ऑफ टर्न, समझो बात को, एक टर्न होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I n a। समझो, मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक टर्न रहेगा तो I इंटू ए इंटू 1, एक टर्न। मैग्नेटिक अगर n टर्न रहेगा, n नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा तब करेंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एम्पियर। तो क्या इसको हम BINA को हम लोग एम लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट BM साइन थीटा, साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा BM साइन थीटा। अभी इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब B प्रोडक्ट ऑफ M, ये हो जाएगा आपका टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला। तो एक बार समराइज करते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है कोई दूरी नहीं है, डिस्टेंस है कोई नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब जीरो रहेगा टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? फोर्स है force on any conductor in a magnetic field, any conductor in a magnetic field, BIL sin theta। sin theta क्या है? ये जो थीटा, ये थीटा क्या है? ये थीटा होता है जो फोर्स डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है, इसमें जो थीटा है, ये थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का, करंट के अंदर जो एंगल है। और ये B sin थीटा क्या है? B sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। हमने क्या देखा कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बी जब 90 डिग्री में था, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जो थीटा है ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डिस्टेंस है वही बताता है ये थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज बी साइन थीटा, ब्रेथ इनटू साइन थीटा। हमने क्या देखा? जब मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तब 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि पूरा ब्रेथ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में था दोनों फोर्स, तो तब लिखेंगे बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? अभी फिलहाल 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर, ये लेफ्ट से राइट, तो अभी 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1। इसीलिए सबसे ज्यादा लेंथ मिलेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा आपको जब मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, फील्ड के अंदर जो एंगल है ये 90 डिग्री रहेगा। अगर ये लूप थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा घूम जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस। एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं क्यों रिड्यूस होगा। देखो, किधर बताए? इधर बताते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, तो चलो इधर बताते हैं। तो जब 90 डिग्री में था तब एक फोर्स ये था और एक फोर्स ये था। मान लीजिए ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा था, तो ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा था, ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा था, F2। तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? ये पूरा B यानी कि ब्रेथ, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना था, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री में था, 90 डिग्री में था। अभी देखो, लूप जब थोड़ा सा घूमेगा तो ये लेंथ रिड्यूस कर जाएगा,
क्योंकि तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अभी मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर है 90 डिग्री है। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करके घूम जाएगा, यानी कि ये तब ये ऐसा था मैग्नेटिक मोमेंट अभी ऐसा था, तो ये 90 डिग्री था। अभी थोड़ा सा अगर घूमेगा तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा 90 से कम। तो मैग्नेटिक मोमेंट कब घूम जाएगा? जब लूप घूम जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो ब्रेथ है ये भी घूम जाएगा। अब देखो ना, घुमा के देखो, ये जो ब्रेथ है ये भी घूम जाएगा। तब ब्रेथ अगर घूम जाएगा तो ब्रेथ पहले ये बी था डिस्टेंस, अभी ये घूम गया, ये सेम लेंथ अगर घूम जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तब देखो ये दोनों फोर्स के अंदर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इधर जितना डिस्टेंस था इधर उतना डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये ब्रेथ तब इंक्लाइंड हो गया। ब्रेथ अगर इंक्लाइंड हो गया तो डिस्टेंस कितना है? देखो समझने की कोशिश करो। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे आप? ये तो बी नहीं है, ये डिस्टेंस बी नहीं है। बी किधर है? बी ये है, क्योंकि ब्रेथ घूम गया, ब्रेथ रोटेट कर गया, इंक्लाइंड हो गया। तो ये अगर बी है तो इस डिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन करोगे? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये है हाइपोटेनस, ये है हाइट और ये है बेस। आपको क्या निकालना है? आपको ये हाइट निकालना है। हाइट अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हाइट निकालना है आपको, तो आप क्या हाइट, अब आप लोग ये तो ट्रिगोनोमेट्री में तो किए हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेनस है। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेनस है तो आपको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। हाइट इक्वल्स टू क्या होगा? हाइट इक्वल्स टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनस क्या है? देखो बी, हाइपोटेनस क्या है? बी और साइन थीटा। तो ये हाइट मिल गया ना आपको, हाइट इक्वल्स टू बी साइन थीटा। और हाइट क्या है? हाइट होगा ये डिस्टेंस, दोनों फोर्स के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए ये ऑलवेज बी साइन थीटा होता है। इधर भी बी साइन थीटा है, क्योंकि ये 90 डिग्री में है। अभी साइन थीटा का वैल्यू 90 है, थीटा का वैल्यू 90 है, इसीलिए पूरा लेंथ ही इसका डिस्टेंस है। अभी ये जब थोड़ा सा घूम जाएगा, ऐसे करके लूप जब घूम जाएगा, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कम होते जाएगा। अगर घूमते लूप अगर ऐसा हो जाएगा, लूप अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसे था, घूमते लूप अगर ऐसा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ऐसे था तब मैक्सिमम डिस्टेंस था, क्योंकि ये डिस्टेंस था, ये फोर्स बाहर की ओर, ये फोर्स अंदर की ओर, तो डिस्टेंस मैक्सिमम था। जब ऐसे घूमेगा तो घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, बी साइन थीटा का वैल्यू घट रहा है, ऐसे करके थीटा कम होते इधर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो बी साइन थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो तब फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स तो लगेगा लेकिन टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये हुआ एक लूप को अगर किसी भी यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स डिटरमाइन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लूप को अगर करंट कैरिंग लूप को रखा जाता है, पढ़े हैं शायद आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट पढ़े हैं कि ये करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस लूप रोटेट करने लगता है। क्यों रोटेट करने लगता है? और ये जो रोटेशन आता है ना, ये करंट का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। करंट का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड, देखो इस अभी तो फिलहाल मैंने दिखाया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसके ऊपर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये आप करके देखो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, पहले क्या था, इसके ऊपर बाहर की ओर फोर्स लग रहा था, अंदर की ओर फोर्स। अगर आप करंट का डायरेक्शन घुमा दोगे तो फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने लगेगा। इधर तब अंदर की ओर जाएगा फोर्स, इधर इस कंडक्टर में बाहर की ओर आएगा, तब ये ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। अभी किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये उठ रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उठ रहा है अंदर की ओर जा रहा है, उठ रहा है अंदर की ओर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन घुमा दोगे तो ये लूप क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, ये अंदर की ओर आएगा, ये बाहर की ओर आएगा, ये अंदर की ओर जाएगा, तब ये लूप क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। तो आई होप आपका समझ में आ गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर अब ध्यान रखोगे क्लास में, कंसेंट्रेट रखोगे तो ये समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ जाओगे, ये चीज अगर समझ जाओगे तो डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, किस कंडीशन में डीसी मोटर का डायरेक्शन चेंज किया जाता है, क्या करने से डीसी मोटर का जो घूमने का, रोटेट करने का जो डायरेक्शन है, क्या करने से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, किस कंडीशन में क्या करने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, डायरेक्शन कैसे चेंज किया जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा ना, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो, तब भी ये एंटी क्लॉक, अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब भी ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तो भी इसका लूप का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ये चेंज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।